जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन समझेंगे कि केमिकल शिफ्टिंग क्या होती है इन कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, आपने बीएससी के अंदर भी केमिकल शिफ्ट पढ़ी थी, लेकिन वो बेटा प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं किसी कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की पढ़ने वाले हैं, क्या केमिकल शिफ्टिंग क्या होती है। ठीक है, अब देखो, इसकी थ्योरी है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि कार्बन केमिकल शिफ्टिंग होती क्या है। देखो, आपके पास में एक पॉजिटिव ये है, एक पॉजिटिव ये है। ये बेटे क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस है। ये भी क्या है? हमारे पास में न्यूक्लियस है। ये ए न्यूक्लियस है हमारे पास में, ये बी न्यूक्लियस है हमारे पास में। अब आप पढ़ते क्या हो इसके अंदर? आप एक स्केल पढ़ते हो। ये जैसे ये आपकी ये स्केल हो गई। ठीक है, अब याद रखना ये टीएमएस है, ये जीरो से स्टार्ट है। इसका मतलब ये कौन सी स्केल है? डेल्टा स्केल है। क्या होता है बेटा? हमारी जो एनएमआर होती है ना, इसमें दो प्रकार की स्केल हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 के ऊपर हम पढ़ते हैं बेटे डेल्टा स्केल, और एक सेकंड नंबर की होती है बेटा टो स्केल। डेल्टा स्केल की क्या खासियत है बेटा? इसके अंदर जो टीएमएस होता है ना, वो जीरो के ऊपर सेट होता है, जबकि इसके अंदर जो टीएमएस होता है ना, वो 10 के ऊपर सेट है। तो आप टीएमएस देख के बता सकते हो कि कौन सी जीरो है और कौन सी 10 है। ठीक है, तो यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। दूसरी बात बेटा, कार्बन 13 जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, उसके अंदर जो स्केल चलती है डेल्टा स्केल चलती है, और जो प्रोटॉन होती है उसमें भी डेल्टा चलती है। लेकिन क्या है, डेल्टा स्केल इसमें लार्ज चलती है। लार्ज पैरामीटर होता है। कहने का मतलब बेटा 0 से लेकर 200 250 ppm तक चलती है। जबकि यहाँ पर जो आपकी चलती है प्रोटॉन के अंदर जो चलती है आपकी 1H NMR के अंदर जो चलती है, वो चलती है बेटे 0 से लेकर 15 ppm तक चलती है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है वो लार्ज चल रही है, और यहाँ पे क्या चल रही है बेटा? शॉर्ट टाइप की चलती है। तो अभी हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं? कार्बन की डिस्कस कर रहे हैं, यानी कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की केमिकल शिफ्टिंग क्या कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये न्यूक्लियस है बेटे, इसके चारों तरफ मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसेप्ट लाया। मैं कौन सा कंसेप्ट ला रहा हूँ? मैं बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कंसेप्ट ला रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कि अब क्या बोल रहा हूँ मैं, आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा बेटा? वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा, या मैं बोल दूँ आपको कि वो क्या हो जाएगा? शील्डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शील्डेड हो जाएगा। और अगर आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, तो कमी होने से वो क्या होगा बेटे? अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनप्रोटेक्ट, या फिर मैं बोल सकता हूँ बेटे वो डीशील्डेड हो जाएगा। अब देखो, आप एक और चीज़ समझो। ये जो टीएमएस है ना, ये जीरो, इसमें क्या होता है? टीएमएस के जो पास वाला जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, जो फील्ड होता है, जो रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं बेटे शील्डिंग रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं? शील्डिंग रीजन। और इसके दूर वाला, टीएमएस से दूर वाला जो रीजन होता है ना बेटे, वो होता है हमारा डी शील्डिंग रीजन, या डी शील्डेड रीजन बोल सकते हो। तो कहने का मतलब, अगर यहाँ पर 10 वैल्यू है तो 100% है, यहाँ पर 100 वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50 आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो शील्डिंग रीजन के अंदर हमको क्या मिल रही है? डेल्टा वैल्यू आपको लो मिल रही है। तो शील्डिंग रीजन में आपको कैसी डेल्टा वैल्यू मिल रही है? तो इसमें डेल्टा वैल्यू आपको लो मिल रही है, और इसके अंदर कैसी डेल्टा वैल्यू मिल रही है? आपको हाई डेल्टा वैल्यू मिल रही है। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपके? अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो शील्डिंग रीजन के अंदर आपका आया है, वो क्यों आया है? क्योंकि आपके न्यूक्लियस की तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि शील्डिंग रीजन में जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आएगा अपनी एनएमआर की जांच करवाने के लिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी ना बेटे। तो यानी कहने का मतलब, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा। और डी शील्डिंग में जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब एक चीज़ समझो, एक और चीज़। अल्फ़ा बीटा जो अनसेचुरेटेड एसिड्स होते हैं ना आपके पास में, जितने भी एस्टर्स ग्रुप होते हैं, जितने भी आपके पास में एसिड ग्रुप होते हैं, उनमें क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। अब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन क्या होने से क्या होगा हमारे पास में बेटे? पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेशन होने से इनका जो सिग्नल आएगा, जो पीक मिलेगी, वो हमको वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी हमको डी शील्डिंग रीजन में। कौन से रीजन में मिलेगी बेटे? डी शील्डिंग रीजन के अंदर मिलेगी। ये थी मेन बात जो हम कार्बन शिफ्टिंग में पढ़ने वाले हैं। ये कार्बन शिफ्टिंग ही होती है कि आपका एक पिक शील्डिंग रीजन में मिल रही है, तो दूसरी डी शील्डिंग रीजन में मिल रही है। कारण मैंने आपको बता दिया, अलग अलग है। कि भैया किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो भैया कोई अनप्रोटेक्ट होगा, कोई शील्डेड होगा तो भैया कोई डी शील्डेड होगा। ये डिफरेंट प्रकार के कार्बन होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थ्योरी। केमिकल शिफ्ट इन कार्बन 13 एनएमआर। देखो क्या होता है।
केमिकल शिफ्ट इन कार्बन 13 NMR अराइजेज इन द सेम वे इज ए प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कि हम प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते थे ना, वैसे ही केमिकल शिफ्ट हम कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करने वाले हैं। ईच कार्बन न्यूक्लियाई हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट। प्रत्येक कार्बन न्यूक्लियाई का बेटा क्या होता है, खुद का एक एनवायरनमेंट होता है, वो दूसरे वाले न्यूक्लियस से क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉन इक्विवेलेंट कार्बन न्यूक्लियाई, जो कि क्या होता है, डिफरेंट होता है अदर कार्बन न्यूक्लियाई से। अब ये नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा बराबर, जिसका जो एनवायरनमेंट होता है ना वो बराबर होता है तो वो इक्विवेलेंट होता है, जिसका अलग अलग होता है वो नॉन इक्विवेलेंट होता है। ड्यू टू दिस डिफरेंस नॉन इक्विवेलेंट कार्बन न्यूक्लियर डिफरेंस मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व। क्या होता है, अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, हमारे पास में न्यूक्लियाई होंगे, कार्बन न्यूक्लियाई, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं। इन कार्बन 13 NMR केमिकल शिफ्ट रेंज इज 0 से 250 ppm विच इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 1H NMR। 1H NMR में कितनी होती है बेटा, 0 से 15 ppm, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। केमिकल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन द नेट मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमारी जो केमिकल शिफ्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। और जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के ऊपर। कहने का मतलब सर, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और हमारा जो रीजन, जो सिग्नल पीक मिलेगी वो किधर मिलेगी हमको, शील्डेड रीजन के अंदर मिलेगी, डी शील्डेड रीजन में हमको नहीं मिलेगी। हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम एब्जॉर्ब एट लोअर फील्ड क्या होता है, एंड डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज अक्रॉस पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, जिन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, जिन कार्बन एटम्स के अंदर, जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन के पास में अगर आपका क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन हो रहा है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, लाइक दिस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड इस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इनमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाती है। क्यों, कभी कभी तो हमारे पास में कार्बन के पास में ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, कभी हमारा जैसे ही पाई बॉन्ड टूटा तो कार्बन बेचारा कम चार्ज ले लेगा, तो हमारा क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, ऊक चूक हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, हमारा सिग्नल ऊक चूक हो रहा है। कहने का मतलब कभी वो शील्डेड में जा रहा है, कभी डी शील्डेड में जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया भैया, कार्बन जब भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा ना, तो आपको जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा आपका लोअर फील्ड के अंदर। कौन से फील्ड में मिलेगा बेटे, लोअर फील्ड में मिलेगा। अब लोअर फील्ड और अपर फील्ड क्या होती है वो भी मैं इसको अंदर आपको बता देता हूँ, कहीं आप लोअर फील्ड इसको समझ लो। ये लोअर डेल्टा वैल्यू है बेटे, ये हाई डेल्टा वैल्यू है, ये लोअर फील्ड बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अप फील्ड, और इसको हम बोलते हैं कौन सा फील्ड, डाउन फील्ड। कौन सा फील्ड है ये, डाउन फील्ड में। तो डी शील्डिंग याद रखना, और डी से ही आप याद रखोगे क्या, डाउन फील्ड, खत्म कहानी। और एक चीज़ और, हाई डेल्टा वैल्यू, ये भी आप इससे याद रखो, हाई डेल्टा वैल्यू, ये तीन चीज़ें याद रखो, ठीक है। अब ये इसका ऑर्डर है वो आप समझो कि क्या होता है, हमारी जो स्केल है, जैसे लाइक जैसे हमारी बेटे ये स्केल है वो TMS स्टार्ट करी यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे यहाँ से 0 है, ये 70 हो गया, ये 100 होगा, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 150 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो TMS है वो यहाँ पर है, तो एल्केन है जो हमारा, वो 0 से 70 के बीच में क्या देगा, आपको सिग्नल देगा। sp3 के साथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे लाइक दिस CH3 CH2OH, CH3 CH2 NH2, तो इस कार्बन के साथ में नाइट्रोजन है, इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो 70 से 100 के बीच में यहाँ पर सिग्नल देगा। कहने का मतलब मैं बोल सकता हूँ कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है बेटे, वो सिग्नल दे रहे हैं इसके बीच में। और जो भी आपकी एल्केन्स है जिनके पास में sp3 कार्बन प्रेजेंट है, वो सिग्नल देंगे इसके बीच में। अगर आपकी एल्काइन है तो वो सिग्नल देगी बेटा कहाँ से, 100 से 160 के बीच में। एल्काइन, एल्कीन और एरोमेटिक दोनों को समझो बेटा, एल्काइन यहाँ पर सिग्नल देगी, एसाइक्लिक एल्कीन, और ये है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये इस प्रकार से सिग्नल देंगे, 100 से 160 वाले एरिया के अंदर ये सिग्नल देने वाले हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका एसिड एमाइड्स एस्टर, ये लार्ज के अंदर दे रहे हैं, मैंने आपको बता दिया पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। तो एसिड एमाइड्स और एस्टर कहाँ पर दे रहे हैं, 160, यानी 150 से आगे 160 होगा, 160 से लेकर कितने 190 के बीच में, ये कौन देंगे, एसिड वेसिड देंगे, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का याद रखना बेटे, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, वो सिग्नल देते हैं 190 से 220 ppm, 220 ppm, ठीक है। नैनोमीटर लिख दिया यहाँ पे, ये ppm है बेटे। ये कहाँ पे सिग्नल देते हैं, यहाँ पर सिग्नल देते हैं। क्यों देते हैं उसका रीज़न भी बताने वाला हूँ, ठीक है, समझाओ। एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास में ज़्यादा होगी तो शील्डिंग रीजन में चला जाएगा। क्या हो रहा है बेटा, इन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है,
रिंग से हमको मतलब नहीं है, रिंग के ऊपर जो ग्रुप जुड़ रहा है ना उससे मतलब है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो क्या होगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और जैसे ही कार्बन की न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो शील्डेड रीजन में चला जाएगा। ये लिखा हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, हायर फील्ड एब्जॉर्प्शन, लो डेल्टा वैल्यू, यानी हायर फील्ड एब्जॉर्प्शन लाइक दिस शील्डेड रीजन। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींचेगा तो बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, कमी होने से लो फील्ड के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा और डेल्टा वैल्यू आपकी हाई मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वो यहाँ पर देगा सिग्नल, ये वाला जो कंपाउंड है वो पीक यहाँ पर देगा, ये सिग्नल यहाँ पर देगा। ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर आप देखोगे कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने से वो कहाँ पर रीजन देगा, लो फील्ड के अंदर रीजन देगा। कहाँ पर देगा, लो फील्ड के अंदर देगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ डाउन फील्ड के अंदर वो क्या देगा, खुद का सिग्नल देगा। क्यों सर, ऑक्सीजन के ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है। तो बेटे आप कार्बन की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो, ऑक्सीजन की नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है ना बेटे। हाँ, तो हमको कार्बन से मतलब है, इसके पड़ोस वाले से ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लो फील्ड, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाई फील्ड, खत्म कहानी बस। ठीक है। यही थी आपकी आज की वीडियो। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।